क्यों? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। तो हमारा न्यूट्रिशन का लास्ट क्लास है। आज हम न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से, और उसके बाद कल से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है या कोई सब्जेक्ट आप चाहते हो कि जो सिलेबस में से कौन सा स्टार्ट करें, तो या तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिए तो वही स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज फिर मैं सोच करके स्टार्ट करूँगा। तो हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हमने न्यूट्रिशन की क्लासेस पढ़ी थी टोटल शुरू से, उसमें क्या क्या स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन के अंदर टोटल हमारे पास में जो एलिमेंट्स आते हैं शुरू से, तो 3 तो आते हैं मेजर एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। ये अपन ने सारे कर लिए। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह किया था। लिपिड हमारा हो गया है, प्रोटीन हमारा हो गया है, उसके बाद हमने विटामिन्स कर लिए, और एक न्यूट्रिशन हमारा बाकी रहता है, वो है मिनरल। मिनरल यानी कि खनिज लवण। तो ये खनिज लवण वाला जो है ये हम आज करेंगे, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो न्यूट्रिशन की हमारी रह गई हैं वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में मिनरल्स से, मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण, है ना, सब जानते हो। तो हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। हम जब भी बात करते हैं न्यूट्रिशन की या बायोकेमिस्ट्री की, तो हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में 2 तरह के अवयव हैं, 2 तरह के हमारे पास में केमिकल हैं। एक केमिकल होते हैं जो कार्बन वाले होते हैं, जो कार्बन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनता है, नाम में कार्बो आ रहा है। प्रोटीन भी कार्बन से बनता है, लिपिड भी कार्बन से बनता है, विटामिन में भी कार्बन होता है, पर मिनरल्स में कार्बन नहीं होता है ना। तो मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है। क्लियर। अब हम बात करें जैसे मिनरल्स में, तो कौन कौन से मिनरल्स आएंगे। तो हमारे पास मिनरल को हम 2 पार्ट में, 2 टुकड़ों में क्लासिफाई करेंगे। एक तो वो मिनरल जो शरीर में ज़्यादा ज़रूरत में होते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या शरीर का में मेजर पोर्शन बनाते हैं, उनको तो बोलते हैं दीर्घ मात्रिक तत्व। दीर्घ मात्रिक यानी कि मैक्रो मिनरल्स। ठीक है। और कुछ हैं जो चाहिए हमें कम, जिनको बोलते हैं लघु या सूक्ष्म मात्रिक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो मैक्रो में कौन आएगा और माइक्रो में कौन आएगा वो हम अभी करते हैं अपने स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट जो है मिनरल्स में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मैक्रो यानी कि दीर्घ, यानी कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और एक होता है माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए। ठीक। मैक्रो को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल का मतलब होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, वो प्रमुख टीचर होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हो गए प्रिंसिपल एलिमेंट, प्रमुख तत्व। तो प्रमुख तत्व है इसमें कौन कौन से हो गए हमारे पास में, CPM, SPCS। ठीक है, CPM, SPCS। ऐसा कुछ ज़्यादा ट्रिक करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल आपको याद रह जाता है। देखो, कैल्शियम हड्डियों में होता है, हड्डियों में कैल्शियम होता है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए। नमक हम रोज खाने में खाते हैं, रोज खा रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए रोज खा रहे हैं। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। RBC के अंदर पोटेशियम होता है, सबको पता है आप लोगों को। नमक आएगा तो क्लोराइड अपने आप आ जाएगा, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड फॉस्फोरस हो गया। कैल्शियम जब जाता है तो साथ में फॉस्फोरस साथ में जाता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस तो वैसे याद रह जाएंगे। नमक रोज खाते हैं तो सोडियम के साथ पोटेशियम वैसे याद रह जाएगा, नमक के साथ क्लोराइड जाता ही जाता है। तो 2 आपको याद रखने, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। ये आपके मैक्रो यानी कि ज़्यादा दीर्घ मात्रा में चाहिए। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि कौन मैक्रो है और कौन माइक्रो है, मतलब कि हमको कैसे पता चला कि मैक्रो कौन है माइक्रो कौन है। तो पता कैसे चला, जब हमने देखा कि हमारे को रिक्वायरमेंट कितनी है शरीर में, रोज खाने में रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 100 mg पर डे, 100 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। 100 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, 100 मिलीग्राम, वो मैक्रो में मान लिया। 100 मिलीग्राम है, ध्यान रखना। अब नमक है, तो नमक हम कितना खाते हैं, नमक रोज कितना खाते हैं, कम से कम 4-5 ग्राम तो खाते ही हैं। अगर आप एक नमक की थैली लाओगे 1 किलो की, महीना भर चलेगी पूरे परिवार में, 5 जनों के परिवार में, तो रोज का पूरा परिवार कितना खा रहा है, 30 ग्राम खा रहा है। अगर 5 जनों का परिवार है तो 5 से 6 ग्राम तो खा ही रहा है आराम से। इतना तो इंडिया में तो 10 ग्राम खाते हैं, उल्टा ज़्यादा खाते हैं। जरूरत होती कम की, खाते ज़्यादा है ना। फिर तकलीफें होती है, BP बढ़ता है फिर ज़्यादा नमक खाया तो, इसलिए तो हम आएंगे उस पर। बॉडी का 60 से 80% भाग ये मैक्रो मिनरल्स बना देते हैं, यानी कि कैल्शियम, फॉस्फोरस। अब देखो, हड्डियां हैं, हड्डियां बनती कैल्शियम और फॉस्फोरस की है, तो शरीर का 60 से 80% पार्ट जो है, 60 से 80% पार्ट पूरे शरीर का नहीं, मिनरल्स का। जैसे हमारे को जितने मिनरल्स चाहिए, तो उसमें 60 से 80% मिनरल्स मैक्रो होते हैं, और 20 से 40% जो है वो
माइक्रो होते हैं, है ना। तो बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं उसमें 60 से 80% जो है आपके दीर्घ मात्रिक तत्व हैं, बाकी सारे मिला करके जो है क्या बनेंगे, माइक्रो बनेंगे। तो मतलब जो ये 7 हैं, 7 कौन कौन से, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ हो गया फॉस्फोरस अपने आप आ गया, नमक खाया सोडियम, तो नमक के साथ NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड आ गया, और सोडियम के साथ हमेशा पोटेशियम साथ में चलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तो पोटेशियम। तो आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, मैग्नीशियम और सल्फर, है ना। सल्फर कंटेनिंग में अकेला है, चाहिए क्यों चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड में कुछ अमीनो एसिड सल्फर वाले होते हैं हमारे पास में, ठीक है। सर जी अदर सर की क्लास कब लगेगी, कल से लगेगी बच्चा। ओम प्रकाश मीना जी कम्युनिटी, ओके, चलो ट्राई करते हैं कम्युनिटी का करने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में सेकंड नंबर पे माइक्रो मिनरल्स, जिनको सूक्ष्म मतलब ट्रेस मतलब ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना कहलाता है ट्रेस करना। तो ट्रेस करना मतलब अब इतना कम है कि उसको ढूंढना पड़ रहा है ना, इतना कम है, इसलिए इसको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व, यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स या कि माइक्रो एलिमेंट्स। अब इसमें हमने फिर इसको कैसे भी बोला कि जिनकी 100 mg पर डे से रिक्वायरमेंट कम है, 100 mg प्रतिदिन से कम चाहिए, उधर था 100 mg प्रतिदिन से ज्यादा चाहिए। फिर इसमें हमने बोला कि 3 तरह का और टुकड़े कर दो इसके, मतलब माइक्रो को भी फिर 3 टुकड़ों में बांट दिया, एक तो वो जो बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, एक वो जो कम जरूरी है, और एक वो जो जरूरी नहीं है। 3 टुकड़ों में हमने कर दिया, मतलब जरूरी नहीं है पर शरीर में है, अब शरीर में है जरूरी नहीं है, तो इसका ये कैसे बात हुई, फिर हमारे शरीर में है ही क्यों भाई, तो जब जरूरी नहीं है तो ये क्या है कि जब हमारे ब्लड का एनालिसिस किया, शरीर के सेल्स का एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने के बाद यदि किसी के शरीर को जलाया, जलाने के बाद उसकी जो राख बनी, उस राख का जो एनालिसिस किया तो कार्बन तो जल गया, बचा क्या, इनऑर्गेनिक मटेरियल बचा, मेटल्स बची, कैल्शियम बचा, पोटेशियम बचा, सोडियम बचा, ये सब बचा ना। तो हमने क्या किया, उसका जो एनालिसिस किया तो उसमें कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मटेरियल भी निकले, जैसे कि सबसे नीचे एल्यूमिनियम निकला, लेड निकला, लेड जानते हो आप, बहुत खतरनाक चीज है, मरकरी निकला, मरकरी पारा, जहर होता है पारा, पर ये भी निकला हमारे शरीर से। तो इसमें अब इनकी जरूरत ही नहीं है, पारे की जरूरत नहीं है, पारा किसी को खिला सकते हैं क्या, पारा तो जहर होता है, किसी को खिला दिया तो मर जाएगा वो, तो पारा नहीं खिला सकते। लेड है, लेड को बोलते आए हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों में लेड होता है, और लेड से जो है पोल्यूशन होता है, सब जानते हैं, सब इस बात को बोलते भी है लेड की वजह, कि लेड बिना लेड का पेट्रोल लाओ, लेड जो जहाँ पे भी लेड हो रहा है वो खराब कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, ये खराब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में हैं, थोड़ी मात्रा में हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इनकी जरूरत तो नहीं है, बट ठीक है तो हमें आज तक पता भी नहीं चला कि क्यों है। तो हम तो बात करेंगे जिनकी जरूरत है उनकी, तो जिनकी जरूरत है एसेंशियल मतलब इनकी जरूरत है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, आयरन, कॉपर और आयोडीन, ये तीनों है। बाकी मैग्नीज भी होता है, जिंक भी होता है, आजकल जिंक का बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा, अभी कोविड में जिंक की गोलियां सबने खाई, उसके बाद छोटे बच्चों को दस्त लग जाती है, डायरिया हो जाता है, तो उसको जिंक पिलाते हैं। तो जिंक का रोल कहाँ आ गया, डायरिया रोकता है बच्चों में, है ना। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये ध्यान रखना, बच्चों में डायरिया में जिंक देते हैं। उसके बाद मोलिब्डेनम का कहीं कोई काम जिक्र नहीं आता, कोबाल्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं आता, फ्लोराइड का जिक्र आता है ना, फ्लोराइड का जिक्र आता है, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको। सेलेनियम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, हालांकि बुढ़ापा रोकता है ये विटामिन ई के साथ में मिलकर के, ठीक है, बुढ़ापे में देते हैं इसको, ओल्ड एज के अंदर। क्रोमियम का कहीं कोई जिक्र नहीं आता। तो जिन का जिक्र है, आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है और फ्लोरीन है, ये चारों में आपको अलग से इसमें एक एक में बता दूंगा। उसके बाद आता है पॉसिबली एसेंशियल, जो पता ही नहीं है, हो सकता है एसेंशियल है ना। एक तो है बिल्कुल जरूरी, एक है जो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, ठीक है, गया गुजरा है। एक है जो बीच का है, जो बीच की कंडीशन का है, तो उसके अंदर भी निकिल है, निकेल बोलते हैं, निकिल मत समझ लेना, वेनेडियम है, कैडमियम है, बेरियम है। तो इनका कोई ज़्यादा हमारे इसके बारे में पढ़ना हमको नहीं पड़ता, अच्छी बात है, पढ़ाई थोड़ी कम हुई। बेरियम का उपयोग कहाँ करते हैं, बेरियम से आया तो एक्सरे करते हैं ना, बेरियम मिल पिलाते हैं एक्सरे करते समय, है ना, वहाँ पे आता है, लेकिन ये वो अलग है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो हम एक एक करके 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं इसमें से। तो नंबर 1 आ गया हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम तो क्या है, ये मैक्रो में था। मैक्रो में कौन कौन थे, कैल्शियम था, कैल्शियम के साथ फॉस्फेट था, PHO, फिर नमक NaCl, तो सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया, नमक के साथ पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, और उसके बाद में एक और था मैग्नीशियम के साथ में
सल्फर। ठीक है, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, सोडियम इम्पोर्टेंट है और पोटेशियम इम्पोर्टेंट है। ये तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बाकी में से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो कैल्शियम को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में टोटल कितना होता है? हमारे शरीर में सारी हड्डियों में, मसल्स में, सब में मिला के लगभग 1 से 1.5 किलो कैल्शियम मिलता है। शरीर को जलाने के बाद पता लगता है कि 1 से 1.5 किलो कैल्शियम होता कहाँ है? हड्डियों में और दांतों के अंदर कैल्शियम हमारे को मिलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो मिनरल है हमारे शरीर में वो कैल्शियम ही होगा, इसलिए इसको सबसे पहले पढ़ाए जा रहे हैं। मोस्ट अबंडेंट, सबसे अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शरीर के अंदर वो कैल्शियम है। ठीक, उसके बाद में पूरे बॉडी का जितना भी कैल्शियम उसका 99% भाग आपको हड्डियों में और दांत में, बोन्स एंड टीथ में मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट कितनी है? एडल्ट मेन को चाहिए 800 mg पर डे, 800 mg पर डे एडल्ट मेन को चाहिए। एडल्ट फीमेल को भी इतना ही चाहिए, लेकिन एक चक्कर पड़ जाता है क्या? फीमेल में आ जाती है प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैल्शियम की। फिर आ जाता है लैक्टेशन, दूध में कैल्शियम होता है, सब जानते हैं, टीवी में एड भी आता है, दूध में कैल्शियम होता है। तो माँ के दूध में भी कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम कहाँ से निकलेगा? जो खाएगी उसी को देना पड़ेगा, तो कैल्शियम बढ़ जाएगा। फिर पोस्ट मेनोपेजल, जब पीरियड बंद हो जाते हैं महिला में तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसके शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, तो कैल्शियम का लॉस होता है, इसलिए हमारे को कैल्शियम फिर बाहर से खिलाना पड़ता है। तो 800 का दुगना होता है 1600 mg, ध्यान रख लेना। तो 1.6 के पास है 1.5, तो 1.5 ग्राम जो है ये रिक्वायरमेंट हो गई हमारी प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। सबसे कम रिक्वायरमेंट किसको है? एडल्ट मेन को और एडल्ट फीमेल को ही है। चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों में हड्डियां बनेंगी तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, 0.8 से 1.2 ग्राम हो जाएगी। लेकिन बच्चा 1 साल से छोटा है तो रिक्वायरमेंट कम है, आधी रिक्वायरमेंट है एडल्ट से, 800 का आधा 400, तो 300 से 500 के बीच की रिक्वायरमेंट इसकी रहती है। सेम रिक्वायरमेंट आपको फॉस्फोरस की मिलेगी, क्योंकि जो हमारी हड्डियां बनती हैं वो हड्डियां कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से मिलकर के ही बनती है। तो एक कैल्शियम के बदले में एक फॉस्फेट मान लो आप, तो कैल्शियम हमको 800 चाहिए तो फॉस्फोरस भी हमको 800 ही चाहिए। ठीक है, तो फॉस्फोरस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इससे ज़्यादा। और अब कैल्शियम में एक चीज़ और आती है कि काम क्या क्या है इसके, तो भाई हड्डियां बना रहा है सब पता है, दांत बना रहा है ये भी पता है, लेकिन इसके अलावा इसके 2-3 काम और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से एक तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना। हमारी मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करती है उसके लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाता है। आपकी जो मसल में, अगर जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको एक सार्कोमियर नाम की संरचना पढ़ने में आएगी, वहाँ मालूम पड़ेगा कि जो कैल्शियम है वो वहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्ट कराने का काम करता है। तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी आप यहाँ याद रख लो, फिर फिजियोलॉजी में उस चीज़ को पढ़ लेना। दूसरा ब्लड क्लॉटिंग में, तो ब्लड क्लॉटिंग में इसकी कितनी ज़रूरत है? क्योंकि ये खुद एक क्लॉटिंग फैक्टर है। कौन? कैल्शियम। कौन से नंबर का? 4th नंबर का, 4थे नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है ये। आप जितने फैक्टर पढ़ोगे 13, तो उन 13 में जैसे सबसे फर्स्ट हो जाएगा फाइब्रिनोजन, फिर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर आएगा कैल्शियम। तो 13 में से अकेला कैल्शियम है जो कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है और बाकी सारे कार्बन वाले हैं। तो एकमात्र कैल्शियम ऐसा है जो कि बिना कार्बन का है और वो क्लॉटिंग फैक्टर का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक हो गया आपके ब्लड का क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट कराते हैं। अब आपने देखा हो पुरानी फिल्मों में, जो बहुत पुरानी फिल्में आती थी, अच्छा DDLJ तो सबने देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक सीन आता है, उसके अंदर जो एक विलेन जो है वो एक गोली चलाता है कबूतर के ऊपर, कबूतर को गोली लग जाती है। शाहरुख खान उस कबूतर को उठाता है और उसके ऊपर मिट्टी लगाता है। क्या कंसेप्ट है इसका? पुराने ज़माने में क्या होता था कि ब्लड की क्लॉटिंग को स्टार्ट करने के लिए ऐसे ज़मीन से मिट्टी उठा के लगा देते थे। मिट्टी में क्या होता है? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम, मिट्टी में कैल्शियम ही होता है। उस कैल्शियम से क्लॉटिंग की मैकेनिज्म थोड़ी फास्ट हो जाती थी, लेकिन उसमें गड़बड़ भी थी कि मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, है ना। वो क्या है, वहाँ पे घुस करके टिटेनस भी कर सकता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी भी होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस भी होता है। तो टिटेनी वाला टिटेनस कर सकता है, परफ्रिंजेस वाला गैस गैंग्रीन कर सकता है। तो वो एक साइड इफेक्ट है उसका। तो वो फिर बाद में मालूम पड़ा, तो ये प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे बंद करवाई गई। वरना पहले के टाइम पर घाव पे चूना लगाने का हिसाब था, चूना लगा देते थे। चूने में क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम से हीलिंग जल्दी होती थी, कैल्शियम से जो ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती थी अगर नहीं हो रही है तो ये कंसेप्ट था।
एक नर्वस ट्रांसमिशन, नसों में भी जो ट्रांसमिशन होते हैं, नसों में जो गति आती है वो भी कैल्शियम की वजह से आती है। तो ये हमारे 4 मेन काम है। इसके अलावा कैल्शियम के काम यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ खत्म नहीं है, 8-10 और काम है इसके अलग अलग छोटे मोटे, लेकिन मुख्य काम जो है आपके वो ये 4 ही हैं। ठीक है। अब एक सवाल जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल लेवल कितना है, तो वो है 9 से 11 mg/dl। आप 10 याद रख लो, 10 के आसपास है। ठीक है। इसको मिली इक्विवेलेंट में पढ़ेंगे तो 4.5 से 5.5 है, तो एक याद रख लो कोई सा भी, 9 याद रख लो आप, है ना, 9 to 11 mg/dl। ठीक। अब 9 से आपके कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या गड़बड़ हो सकती है, तो उसको मैं समझा देता हूं। कैल्शियम का अगर ब्लड में लेवल 9 से कम होता है, इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सी माने कैल्शियम, हाइपो माने कम, एमिया मतलब खून यानी कि ब्लड, ब्लड में कैल्शियम का कम होना। अगर 11 से ज्यादा है तो क्या बुलाएगा, हाइपर कैल्सीमिया, ये कहलाएगा हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया। ज्यादा होने से भी नुकसान है और कम होने से भी नुकसान है, दोनों कंडीशन में नुकसान है। अगर हाइपोकैल्सीमिया होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो कैल्शियम का मेन काम क्या था, एक तो हड्डियां बनाना, तो हड्डियां एकदम से तो टूट नहीं जाएंगी, जो है बनी है थोड़ा थोड़ा बोन में से कैल्शियम निकलेगा, कमजोर पड़ेगी अगर लंबे समय तक हाइपोकैल्सीमिया रहेगा तो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। रेगुलर डेली लाइफ में मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। अब ऐसी कौन सी मसल है जो हम चला नहीं रहे हैं फिर भी चल रही है अपने आप। अब जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं ऐसा रुक जाऊं, यूं खड़ा हो जाऊं, तो हाथ नहीं चलेगा। पर इसके अलावा मेरी कौन से शरीर की ऐसी कौन सी मसल है जिसको हम चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं? रोक सकते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए रोक सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते। ऐसी कोई मसल बता सकते हो? एक तो हार्ट की मसल अपने आप चल रही है, और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल, श्वसन तंत्र, हम सांस अपने आप नींद में भी ले सकते हैं, है ना, बिना, अच्छा रोक नहीं सकते आप, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर सांस रोक लोगे, 1 मिनट 2 मिनट, कोई प्राणायाम करेगा तो ज्यादा रोक लेगा, पर फिर भी एक ऐसा समय आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे और आपको सांस लेनी पड़ेगी। तो ये 2 चीजें हैं, 2 मसल हैं, तो हार्ट की मसल और एक है श्वसन की मसल। अब हार्ट की मसल जो है वो स्मूथ मसल टाइप की होती हैं, और जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मतलब कि जो कंकाली पेशियां हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल है। इनको कैल्शियम की ज़्यादा जरूरत होती है हार्ट की मसल की तुलना में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन की जो मसल है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी जरूरत से ज़्यादा, और उस कंडीशन को बोलेंगे हम टिटेनी। तो कैल्शियम की कमी से टिटेनी हो जाता है। ठीक है। और पता कैसे चलता है इस चीज़ का, अगर किसी पेशेंट है आपके पास में, एडमिट है अस्पताल में, और उस पेशेंट का कैल्शियम का लेवल कम हो गया, तो जब आप उसका बीपी लोगे, तो जब उसका बीपी लोगे तो उसका हाथ के यूं अकड़ेगा अपने आप, है ना, ऐसे अपने आप अकड़ने लग जाएगा। इस साइन को बोलते हैं ट्रोसियस साइन। ये मेडिसिन का क्वेश्चन है पर मैं यहाँ बता देता हूँ ऐसे ही, ट्रोसियस साइन या चोवटेक साइन। तो ये 2 साइन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं जब आप बीपी कफ लगा देते हो, और कॉन्ट्रैक्ट बीपी जैसे फुलाओगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हाथ की ऐसे बंद होने लगेगी ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ जाने लगेगा अंगूठा, तो फट से पता लग जाएगा कि कैल्शियम इसका डाउन हो रहा है। अब ऐसा कब होता है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि ऐसा कब होता है। तो एक तो हो गया आपके हाइपोकैल्सीमिया, तो टिटेनी होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, जरूरत से ज्यादा कैल्शियम है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम ब्लड से निकल करके इधर उधर जमने लगेगा और स्टोन बनाने लगेगा, बोन्स में तो जाएगा। अब बोन्स भी कब तक लेगी, तो टिश्यू के अंदर जाके जमा हो जाएगा, तो आपके शरीर में कहीं पे भी जाके हड्डियां में ऐसे एक्स्ट्रा हड्डी बन जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, अलग अलग जगह मेटास्टेटिक जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है। फीमेल है तो ब्रेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, स्टोन भी बना सकता है। ठीक, तो ये चीज हो सकती है। अब ये हो गया ज्यादा होना और कम होना, पर ये ज्यादा कम कर कौन रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे को इसके लिए पढ़ना पड़ता है कि ब्लड का जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम को कौन ज्यादा और कौन कम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखो कि हमारे शरीर में एक थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि। उस थायराइड ग्रंथि में 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन जो जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है,
और दूसरा होता है कैल्सीटोनिन, है ना। थायराइड को बनाने वाली सेल्स अलग हैं, कैल्सीटोनिन को बनाने वाली सेल्स अलग हैं, दोनों अलग अलग सेल है। इसके अलावा जो हमारी थायराइड ग्लैंड, जब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे शेप की है, एच शेप की ग्लैंड है, इसके कोनों पर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैराथायरॉइड, और ये पैराथायरॉइड जिस हार्मोन को निकालती है उसको बोलते हैं पैराथार्मोन, क्योंकि पैराथायरॉइड से निकलता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीटीएच। ठीक है, तो आपको दो चीज़ों के नाम याद रखने हैं, एक तो कैल्सीटोनिन का जो कि थायराइड से निकल रहा है, और एक नाम है पैराथायरॉइड से निकलने वाले पैराथार्मोन का। बस ये दो नाम याद रखो। अब इसको बता देते हैं कि होता क्या है। यहां पे जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, जो कैल्शियम से शुरू हो रहा है, वो ही ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है ना। नाम है कैल्सीटोनिन, लेकिन ये ब्लड में ही कैल्शियम को कम करता है। तो ये कैसे कम करता है, ब्लड में कैल्शियम कैसे कैसे कम हो सकता है? या तो आप खाने में ले रहे हो, एब्जॉर्प्शन को रोक दो, या यूरिन में निकाल दो, या फिसीज में निकाल दो, या ब्लड में से कैल्शियम को बोन के पास भेज दो। यानी कि बोन भी बनवाता है कौन? कैल्सीटोनिन, क्योंकि ब्लड से कैल्शियम को बोन के पास भेजता है। ठीक है ना, ब्लड से बोन के पास भेजेगा तो बोन फॉर्मिंग हार्मोन हो गया हमारा कैल्सीटोनिन। ध्यान रखना है, क्योंकि यूरिन में भी उतना कैल्शियम नहीं निकाल पाओगे, तो ब्लड से कैल्शियम को कम करना है तो उसको क्या करो, बोन के पास भेजो। तो ये कैल्सीटोनिन खराब हार्मोन नहीं है, विलेन नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, ये तो अच्छा काम कर रहा है। ब्लड से बोन में भेज रहा, बोन बनवा रहा है, उसका काम है। इसको ठेकेदारी दे रखी है, भैया तू दीवार बना जा, तो ये बोन बनाएगा। कैसे बनाएगा? कैल्शियम को ब्लड में से बोन में भेजेगा। अब यहाँ पे कैल्शियम को जो घटाता है वो फॉस्फेट को बढ़ाता है, उल्टा चलता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम है पॉजिटिव आयन और फॉस्फोरस है नेगेटिव आयन। ठीक है, तो जो चीज कैल्शियम को घटाती है वो फॉस्फेट को बढ़ाती है, और जो कैल्शियम को बढ़ाती है वो फॉस्फेट को घटाती है। उल्टा है ना, ऐसा उल्टा याद रखिएगा इसको। तो कैल्सीटोनिन का काम याद हो गया, जिसका नाम सी से चालू है, जिसका नाम कैल्सी से चालू है, वो ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा, याद रह जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम के उल्टा चलता है फॉस्फोट, इसमें है ना, एब्जॉर्प्शन में, हार्मोन के मामले में केवल। तो यहाँ ये कैल्शियम को कम कर रहा है तो ब्लड में फॉस्फेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन है, नाम है पैराथार्मोन। नाम चालू होता है पी से, और ये फॉस्फेट को कम करेगा। ठीक है, इसका नाम चालू हो रहा है पी से और पी वाले को ही कम कर रहा है। तो ये इससे आप याद रखना, जिसका नाम सी से चालू है वो सी को ही कम कर रहा है, जिसका नाम पी से चालू है पी को कम कर रहा है। अगर ये फॉस्फेट को कम करता है, फॉस्फेट को कम करता है तो कैल्शियम को क्या करेगा? बढ़ाएगा ब्लड में, याद रह जाएगा। तो अब आपको तो बस ये पकड़ के चलो कि कैल्सीटोनिन कैल्शियम को ब्लड में घटा रहा है और पैराथार्मोन कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है ये एक तो बोन से वापस लाएगा, इधर वापस भेजो, और यूरिन में जो लॉस होता था कैल्शियम का उसको रोकेगा कि भाई यूरिन में लॉस मत होने दो, यूरिन से वापस लाओ उसको, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है इस चीज़ को कि कैल्सीटोनिन जो है ब्लड के कैल्शियम को घटा रहा है और पैराथार्मोन ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा रहा है। अब मैंने बात कही थी आपको कि क्यों हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया, क्यों हो जाता है, बार बार मैं बोल रहा था। तो ऐसे नॉर्मली नहीं होता भैया, उसका एक कारण होता है। जब हम किसी पेशेंट का थायराइड की सर्जरी करते हैं तो थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पे पैराथायरॉइड ग्लैंड लगी हुई है और ये मजबूती से चिपकी हुई है। तो अगर किसी की थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करी तो उसकी पैराथायरॉइड भी साथ में निकल जाती है। अब जब पैराथायरॉइड साथ में निकल गई तो क्या होगा? पैरा पीटीएच का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। अभी अभी बताया था कैल्सीटोनिन का काम है कैल्शियम को घटाना, तो पीटीएच का हो जाएगा बढ़ाना। तो ये क्या होगा, जैसे ही पैराथायरॉइड वाली जो ग्लैंड है ये वाली, ये भी साथ में निकल जाती हैं। अगर ये साथ में निकल गई तो कैल्शियम का लेवल जो पीटीएच बना के रख रहा था वो एकदम से डाउन हो जाएगा, और एकदम से डाउन होगा तो पेशेंट को टिटेनी होगा और पेशेंट हो जाएगा एक्सपायर। हाथों हाथ ऑपरेशन किया और ओटी टेबल पे वो खत्म है पेशेंट, वहीं की वहीं। इतनी खतरनाक चीज़ है ये पैराथायरॉइड। तो अब एक सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके बिना व्यक्ति 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होगी, पीटीएच होगी, और कोई भी नहीं होगी। पिट्यूटरी काम नहीं कर रही तो भी आदमी बोना ही तो होता है। पिट्यूटरी काम नहीं करती, आदमी कहता है ड्वार्फ हो जाएगा। थायराइड काम नहीं करती तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा,
एड्रिनल काम नहीं कर रही, आपके कुशिंग डिजीज हो गई, कोई भी ग्लैंड आप पढ़ते हो, पेनक्रियाज काम नहीं करती तो डायबिटीज हो गई, तो आप बीमारियां पढ़ते हो, है ना। कभी भी आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड की बीमारी देखने को नहीं मिलेगी कि पैराथायरॉयड कम काम कर रहा है तो इससे बीमारी हो गई, क्योंकि पैराथायरॉयड में तो क्या होगा कि उसका काम हुआ खत्म और आदमी हुआ खत्म, ठीक है। तो एक ये इसमें समझ में आ गया। तो फिर ये तो मैं कह रहा हूँ ओटी टेबल पे पेशेंट मर गया, ओटी टेबल पे डेथ हो गई उसकी, तो फिर यहाँ पे हमने हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ फिर, तो डेथ तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हुई, ये बात तो कन्फर्म है। तो जब भी थायराइड की सर्जरी की जाती है तो उस समय क्या करते हैं, आधी पैराथायराइड को छोड़ देते हैं, 3.5 पैराथायराइड को निकाल देते हैं, आधी छोड़ देते हैं। ये आधी भी सफिशिएंट है हमारे शरीर में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन एकदम से जो इतने दिनों से 4 पैराथायराइड चल रही थी, एकदम से आधी रह गई, तो उस आधी को अपना एक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट का कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है। तो जो भी स्टाफ उस पेशेंट को उस समय देख रहा है उसको ये देखना है, जब बीपी लेवे तो हम हाथ के मूवमेंट पे ध्यान भी रखे कि भाई पेशेंट का कैल्शियम तो कम नहीं हो रहा, या हम जो भी डॉक्टर है उसकी जिम्मेदारी है तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट का कैल्शियम चेक करवाता रहे, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट। तो ये आपका ब्लड कैल्शियम रेगुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, कैल्सीटोनिन कैल्शियम को कम करता है, पैराथायरोन कैल्शियम को बढ़ाता है। और फॉस्फेट की बात करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट को बढ़ा देगा और पैराथायरोन पी से शुरू होता है, फॉस्फेट को घटा देगा। तो आपका ये ब्लड कैल्शियम जो है खत्म, यहाँ पर रेगुलेशन इसका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास में दूसरा सोडियम। तो सोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक है, रोज खाना ही पड़ता है हमारे को, आटे में नमक डाल रहे हैं, सब्जी पे नमक डाल रहे हैं, जब इतना डाल रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी है, तो सोडियम तो जरूरी है, बात तो पता चल चुकी है। अब ये शरीर में रहता है, तो शरीर में एक तो होती है हमारे सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, मतलब कि अंतःकोशिकीय द्रव्य फ्लूइड जो सेल के अंदर है, जो अंदर है। और इस सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है, चाहे ब्लड को ले लो, सीरम को ले लो, कुछ को भी ले लो, वो कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल के बाहर, ठीक है। इसको बोलेंगे बाह्य द्रव, बाह्य है ना, बाह्य द्रव। अब सोडियम जो है वो बाह्य द्रव्य में मिलता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में मिलता है। ये मेन आयन है, मेन पॉजिटिव आयन है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का। एक कहावत है कि वाटर फॉलोज सोडियम, पानी सोडियम का पीछा करता है। इस बात को ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी कहाँ है, बताओ, सबसे ज्यादा पानी कहाँ है दुनिया में, किस जगह सबसे ज्यादा पानी, समंदर में। और समंदर में क्या है, नमक। तो पानी पीछा करते करते समंदर में पहुंचता है, चाहे कोई सी भी नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, कोई सी भी नदी हो, उसको अंत में समुद्र में ही मिलना है जाकर के। क्यों, क्योंकि वहां पे नमक है। तो वाटर फॉलो सोडियम, ये कहानी है, एक ये मुहावरा है, कहावत है, याद रख लो इसको। इससे आपकी बहुत समस्या सॉल्व होगी। कैसे, हमारे शरीर में जहां सोडियम जाएगा पानी उसके पीछे पीछे जाएगा। बॉडी में सोडियम कम होगा तो यूरिन में अगर सोडियम ज़्यादा निकलेगा तो उस आदमी का पानी भी यूरिन के साथ निकलेगा, यानी कि उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। हम ORS पिलाते हैं बच्चे को जब डिहाइड्रेशन होता है, ORS क्यों पिलाते हैं, सादा पानी क्यों नहीं पिलाते? सादा पानी पिलाने से बच्चे का डिहाइड्रेशन ठीक नहीं होता, हमको ORS वाला पानी पिलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ORS में क्या होता है, नमक होता है, सोडियम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अगर नहीं हो तो नॉर्मल ये बात है। तो हमारे शरीर में फ्लूइड कहाँ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा है या इंट्रासेलुलर ज़्यादा है? सेल के अंदर इतना नहीं है, बाहर दुनिया भर का ब्लड है, पूरा 5 लीटर का ब्लड है, वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। तो ये हमारा जो सोडियम है हमको वहाँ मिलेगा, और इसका ब्लड में नॉर्मल लेवल जो है 135 से 145 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इतना ज़्यादा 135 से 145 क्यों? क्योंकि इसी का तो काम है। अपन ने बोला सोडियम इज द मेन पॉजिटिव आयन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब मेन पॉजिटिव आयन है इसलिए इसको ज़्यादा भी रखना पड़ेगा, ज़्यादा भी है 135 से 145, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, केवल 5 से 10 ग्राम। हम खाते कितना है, 15 से 20 ग्राम, तो हम ज़्यादा खाते हैं, रोज़ हम ज़्यादा खाते हैं नमक, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप मार्केट में खाओगे, कोल्ड ड्रिंक की बात मत करना, मीठे की बात मत करना, कोई भी चीज़ मार्केट में खाओगे उसमें नमक ज़्यादा होगा। और ज़्यादा नमक कहाँ होता है, कोई सा भी आप अचार खा लो, सब अचार में नमक ज़्यादा होता है। मार्केट से चिप्स का पैकेट खरीद के डालो, उसमें सब नमक ही नमक दिखेगा आपको। तो हम क्या सोल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमारे को बीपी बढ़ता है बाद में जाके, ठीक है। अब सोडियम में एक चीज़ मैं बताना रह गया,
अगर इस 135 से 145 की रेंज में अगर 135 से कम अगर हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपो। अब सोडियम है तो सोडियमिया बोलना चाहिए, पर सोडियमिया नहीं बोलते, नेट्रेमिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो साइन है वो Na है, नेट्रियम बोलते हैं इसको। तो हाइपोनेट्रेमिया, हाइपो माने कम, सोडियम का कम होना हो जाएगा हाइपोनेट्रेमिया। और अगर ये बढ़ गया तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हाइपरनेट्रेमिया। सोडियम का कम होना भी खतरनाक है, ज्यादा होना भी खतरनाक है। कम होगा तो वाटरफॉल ऑफ सोडियम, शरीर में सोडियम नहीं रहा, सोडियम शरीर में कम हुआ तो शरीर से पानी भी बाहर जाने लगेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हाइपर हो गया, ज़्यादा हो गया सोडियम, तो क्या होगा? शरीर में पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा और इडेमा भी हो सकता है। दिमाग में सोडियम ज़्यादा चला गया, दिमाग में ऑस्मोटिक डैमेज हो सकता है, ब्रेन में ऑस्मोलर चेंजेज आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से याद रख लेना इसको आप। इसके बाद में दूसरा आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है इट इज मेन पॉजिटिव आयन ऑफ इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। तो सेल के अंदर तो पोटेशियम जी अधिक बना के बैठे हैं और सोडियम सेल के बाहर। तो यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम कम होता है, सेल के बाहर पोटेशियम कम होता है। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? ब्लड। ब्लड में इसलिए ज़्यादा है, इसलिए 135 से 145 मिल रहा था, ये ब्लड में कम होता है। कम होता है तो कितना मिलता है? ये 3.4 से 5 की रेंज है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कम है ना? क्यों कम है? क्योंकि पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का आयन नहीं है, वो सेल के अंदर का आयन है। सेल के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा। हम तो ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड जो है, ब्लड एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माना जाता है। तो सोडियम जो है वो वहाँ ब्लड में ज़्यादा मिल जाएगा, पोटेशियम ब्लड में कम मिलेगा। अब यहाँ पे भी वही बात आती है, डेली रिक्वायरमेंट तो इसकी है 3 से 4 ग्राम, उसकी थी 5 से 10, ये इससे आधा रह गया लगभग रिक्वायरमेंट। कोकोनट वाटर सबसे रिसोर्स होता है पोटेशियम का, इसलिए जब किसी पेशेंट के पोटेशियम की कमी होती है तो उसको बोलते हैं भैया नारियल का पानी पियो। और किसी के पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे नारियल का पानी बिल्कुल भी मत पीना, वरना पोटेशियम और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात वही आ गई, नॉर्मल वैल्यू 3.4 से 5, कहीं कहीं आपको 3.5 से 4.5 भी मिलेगा। दोनों बातें सही हैं। एग्जाम में अगर 3.5 से आ जाए, 4.5 के बीच में 4 का ऑप्शन भी आ जाए तो भी सही है। वैल्यू जो देगा वो ऑप्शन एग्जाम में ऐसा देगा आपको, एक तो 3.5 से 5 के बीच का कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, एक 2 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा, एक कंफ्यूज करने के लिए 135 से 145 भी दे देगा, क्योंकि कई बार बच्चे पेपर पढ़ते समय जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और पोटेशियम को सोडियम समझ करके ये कर देते हैं, है ना। एक आपको 9 से 10 दे देगा जो कि कैल्शियम का लेवल होता है, तो कंफ्यूज करने के लिए सारे लेवल देंगे वो जो नॉर्मल होते हैं, है ना। पोटेशियम अगर कम हो गया तो हाइपो पोटेशियमिया नहीं होता, कैलेमिया होता है, क्योंकि पोटेशियम को के लिखते हैं और के मतलब होता है कैलियम, है ना। तो ये यहाँ से चलता है हाइपोकैलेमिया, और बढ़ गया तो कहलाएगा हाइपर कैलेमिया। हाइपो एंड हाइपर। अब हाइपोकैलेमिया सबसे खतरनाक डिजीज है, चित्तापेटिपोट, और हाइपरकैलेमिया भी बहुत खतरनाक डिजीज है। देखो एक चीज समझो आप, सोडियम में क्या था 135 से 145, रेंज कितनी थी 10 की, बहुत बड़ी रेंज होती है 10 की। 135 से 125 भी रहेगा, पेशेंट मरने वाला नहीं है। 145 से 150 चला गया तो पेशेंट मरने वाला नहीं है। लेकिन अगर 3.5 से 4.5 में आप 10 की रेंज नहीं, रेंज है ओनली 1 की। अगर यहाँ 2 या 3 कम हो गया तो 0 पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2-3 बढ़ गया तो 6.5 पहुंच जाएगा, तो ये तो बहुत खतरनाक रेंज हो गई, है ना। तो थोड़ा सा भी पोटेशियम ऊपर नीचे हुआ, मामूली गड़बड़ हुआ और यहाँ पर पेशेंट के साथ में बुरा होना शुरू हो जाता है। हाइपोकैलेमिया जो है बहुत खतरनाक है। हाइपोकैलेमिया में हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। पोटेशियम और हार्ट रेट का उल्टा संबंध है बच्चों, पोटेशियम और हार्ट रेट का उल्टा संबंध है। पोटेशियम कम होता है तो हार्ट रेट बढ़ती है, पोटेशियम बढ़ता है तो हार्ट रेट घटती है। यानी कि ज़्यादा पोटेशियम हार्ट को रोक देगा, काम नहीं करने देगा, और कम पोटेशियम हार्ट रेट को बढ़ाएगा और उसकी वजह से भी हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा और पेशेंट का हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, ईसीजी में चेंजेज आएंगे, टी वेव ईसीजी की गड़बड़ आ जाएगी, टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी टी वेव। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा हो गया ये। ईसीजी वीसीजी तो अपने को नहीं पढ़नी थी, पर ईसीजी में ध्यान रख लेना, पोटेशियम कम होता है तो टी वेव में इन्वर्जन होता है। तो हाइपोकैलेमिया बहुत खतरनाक है। हाइपर
कैलेमिया भी खतरनाक है और हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया भी खतरनाक है। अब सोडियम की जो समस्याएं थी उसमें ब्रेन का इफेक्ट आता है, इसमें हार्ट का इफेक्ट आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, याद रह जाएगा। तो कैलेमिया जो है हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ही खराब है। अभी थोड़े दिनों पहले अखबार में एक न्यूज आई थी कि एक नर्सिंग स्टाफ ने, और एक न्यूज़ थी एक डॉक्टर की कुछ दिनों पहले की, कि उन्होंने क्या किया, उनको पता था पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट काम करना बंद कर देते हैं। उसके बेचारे को टेंशन चल रही थी, वो आईसीयू में से चोरी करके ले गया पोटेशियम, इंजेक्शन लगवा के खुद के पोटेशियम लगा दिया, उसकी वजह से ही इज़ नो मोर। तो ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं, ज़्यादा नॉलेज का उपयोग सही जगह करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई घटना कभी ज़िंदगी में हो जाए तो ऐसा नहीं करना, कभी कोई सुसाइड जैसी बातें दिमाग में नहीं लानी। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ मिलता है ज़िंदगी में, एक दिन फेल होते हैं तो एक दिन पास भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, अपने फोकस करना है पढ़ाई पे, और पढ़ाई का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हो गया समझ में? आगे हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाह रहा था, एक ये ऐड करना चाह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं, कुछ कुछ मेडिसिन हैं जो बीपी की मेडिसिन हैं, वो भी पोटेशियम के लेवल को चेंज करती हैं, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप फ्रूजेमाइड लेते हो, फ्रूसेमाइड, जिसको आम भाषा में लेसिक्स कहा जाता है, ये लेसिक्स पोटेशियम को बढ़ाता है। ठीक है, तो लंबे समय तक कोई पेशेंट अगर लेसिक्स खा रहा है तो उसका पोटेशियम लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, सॉरी बढ़ा नहीं, घटा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर दूसरी मेडिसिन देते हैं जिसका नाम होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, जो पोटेशियम को बचाए, जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन। तो लेसिक्स के साथ में स्पाइरोनोलेक्टोन का कॉम्बिनेशन आता है लेसिलेक्टोन के नाम से, लेसिलेक्टोन। तो लेसिक्स जो था ये पोटेशियम को कम कर रहा था, और स्पाइरोनोलेक्टोन जो है पोटेशियम को बढ़ा देती है। तो दोनों एक दूसरे के एक्शन को खत्म कर देते हैं और पोटेशियम मेंटेन रहता है। तो फ्यूरोसेमाइड लेसिक्स को लंबे समय तक किसी को देते हैं तो वो सोडियम को भी कम करता है और पोटेशियम को भी कम करता है। ठीक है, कम करता है वो मेरे। अब आगे चलते हैं अपन, आयरन पे आ जाओ। आयरन भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड बढ़ाने के लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम, दूसरा होता है आपका ग्लोबिन। तो हीम में होता है आयरन, और आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आयरन Fe+3 में बदल गया तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है Hb है, ये खराब हो जाएगा। इस हीमोग्लोबिन को बोलेंगे मीथ हीमोग्लोबिन, मीथ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका Fe+2 इसका Fe+3 में बदल गया तो उसको मीथ हीमोग्लोबिन कहेंगे। एडल्ट मैन को डेली कितना जरूरत है, 10 mg पर डे की जरूरत है। मेंस्ट्रुएशन में फीमेल का ब्लड लॉस होता है तो 10 की जगह 18, लगभग दुगना। प्रेगनेंसी में ब्लड बनाना है बच्चे का, लैक्टेशन में चाहिए 40 mg पर डे। ठीक है, अब ये दो चीजें, एक फेरिटिन क्या होता है, तो आयरन हमारे शरीर में फेरिटिन के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, स्टोर के लिए फेरिटिन हो गया। ट्रांसफेरिन क्या होता है, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आयरन, क्योंकि आयरन एक मिनरल है तो मिनरल अकेला तो जा नहीं सकता, इसके साथ किसी न किसी के साथ बाइंड होके ही जाएगा। तो ट्रांसफेरिन क्या होता है, ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, इसका काम है ट्रांसफेरिन। अब इसकी डेफिशिएंसी कब से क्या क्या होगा, तो डेफिशिएंसी से होगा आईडीए मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की हो जाएगी कमी, आयरन की हो जाएगी कमी तो हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा कम। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम मिलेगा और आरबीसी छोटी भी रह जाएगी। तो छोटी आरबीसी को बोलते हैं माइक्रोसाइट, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक मतलब क्रोम मतलब होता है कलर, तो हीमोग्लोबिन को जो कलर दे रहा है, हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को कलर दे रहा है, तो हाइपोक्रोमिया हो जाएगा, आरबीसी उतनी लाल नहीं दिखेगी। तो कभी आप एज ए नर्सिंग स्टाफ जब हॉस्पिटल में काम करो
तो एनीमिया वाले पेशेंट का ब्लड देखना और नॉर्मल पेशेंट का ब्लड देखना, नॉर्मल पेशेंट का ब्लड आपको गहरा लाल दिखाई पड़ता है, जबकि एनीमिया वाले पेशेंट का ब्लड आपको हल्का कम गहरा होता है ना, गहराई कम होती है। तो देख करके पता लग जाता है कि किसके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ब्लड देखने से भी पता लग जाता है, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिया हो जाता है, कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आप जब सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ते हो पेशेंट की, तो सीबीसी की रिपोर्ट में क्या क्या होता है, सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें होता है एक तो हीमोग्लोबिन, एक टीएलसी, एक होता है प्लेटलेट काउंट। तो ये तीन तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक पीसीवी और एक एमसीवी भी लिखा है। तो पीसीवी का मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम पीआरबीसी भी बोलते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब कि हमारे आरबीसी का एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या था, तो आरबीसी छोटी हो गई, उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम हमारा जो कि 40 के आसपास होता है ये कम हो जाएगा, तो हमारे को पीसीवी कम मिलेगा, पहली बात। दूसरा एमसीवी, एमसीवी है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि आरबीसी का एवरेज साइज, आरबीसी की एवरेज वॉल्यूम, तो ये भी कम हो जाएगी, तो ये भी हमको कम मिलेगा, एमसीवी भी हमको कम मिलेगा। और एक होता है एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, तो वो भी हमको कम मिलेगा। तो आप जब भी आप रिपोर्ट पढ़ोगे आज के बाद, तो उस रिपोर्ट को देखना, कभी भी सीबीसी की रिपोर्ट देखोगे उसमें देखना उसमें हीमोग्लोबिन क्या है, टीएलसी क्या है, प्लेटलेट क्या है, ये तो आप देख लोगे, लेकिन पीसीबी भी देखना, अब एमसीवी भी देखना सिखा दिया आपको, एमसीएच भी देखना सिखा दिया, तो उनको देखना। अगर उनकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब उस पेशेंट को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो कौन सा एनीमिया निकलेगा, बड़ा हुआ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक, जिसमें विटामिन बी12 की कमी से होती है और फोलिक एसिड की कमी से होता था, तो वो वाला निकलेगा। कब निकलेगा, अगर बड़ा हुआ है एमसीवी का साइज। अगर छोटा साइज है तो क्या निकलेगा, एनीमिया निकलेगा, आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये देखना सिखा दिया है, अब काम की चीज आपको। इसके बाद में दो चीजें होंगे, एक हीमोजिडेरोसिस और एक हीमोक्रोमेटोसिस। तो आयरन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हीमोजिडेरोसिस, हीमोसिडेरोसिस, ठीक है। और हीमोक्रोमेटोसिस, क्रोमेटोसिस, क्रोमेटोसिस का मतलब क्या है, क्रोमा माने कलर, तो हमारे क्या होगा, आयरन बॉडी में जगह जगह जाके जमा हो जाएगा, लीवर में जमा हो जाएगा, स्प्लीन में जमा हो जाएगा, पेनक्रियाज में जमा हो जाएगा और स्किन में जमा हो जाएगा। अगर यहाँ जमा होगा तो क्या करेगा, उस जगह को खराब करेगा। लीवर है तो लीवर के फंक्शन खराब हो जाएंगे, पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज के फंक्शन खराब हो जाएंगे, स्प्लीन है तो स्प्लीन काम नहीं करेगी प्रॉपर, स्किन में जमा है तो स्किन गंदी दिखेगी। तो यहाँ पे पेनक्रियाज में अगर जमा हो जाता है आयरन तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी, वो पेनक्रियाज की वजह से डायबिटीज होती है उसकी कमी से। तो ऐसी डायबिटीज को हम बोलते हैं ब्रोंज डायबिटीज। ये एक अलग केस होता है जिसमें डायबिटीज आदमी को इसलिए नहीं हुई कि उसकी पेनक्रियाज काम नहीं कर रही, डायबिटीज इसलिए हुई कि उसमें जाके आयरन घुस गया, तो उसको बोलते हैं ब्रोंज डायबिटीज, ठीक है। ये आपके हो जाता है आयरन पूरा। बाकी हम आयरन के रिक्वायरमेंट्स वगैरह पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोफाइलेक्टिक डोज प्रेगनेंसी में 100 mg देनी है, बच्चों में 20 mg देनी है 100 दिन तक, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर इंपॉर्टेंट कहाँ है, कहाँ इंपॉर्टेंट है कॉपर, हमारे बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, उनके एंजाइम्स के लिए कॉपर जरूरी होता है। उन एंजाइम को बनाने का काम कॉपर करता है। जैसे दुनिया भर के एंजाइम है, 15-20 एंजाइम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि हमारे ऑक्सीजन सिस्टम को चलाता है। साइनाइड पॉइजन से जो एंजाइम काम नहीं करता, साइनाइड देने से जो एंजाइम ब्लॉक होता है, वो एंजाइम यही है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कहते हैं साइनाइड से पॉइजनिंग से आदमी एकदम से मर जाता है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है सेल लेवल पर, हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, फिर एक ईटीसी साइकिल पढ़ते हैं। तो ईटीसी साइकिल में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, वो कॉपर के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि कॉपर ही उस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बनाने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास में और भी इसके अलावा दुनिया भर के एंजाइम है, पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम यही है। रिक्वायरमेंट कितनी है, उतनी है जितनी पोटेशियम की थी, 2 से 3, उसकी थी 3 से 4, तो लगभग बराबर रिक्वायरमेंट है कॉपर की। सेरुलोप्लाज्मिन क्या है, तो जैसे हमने बताया था कि फेरिटिन होता है जो आयरन को अपने अंदर जमा करके रखता है, या आयरन जमा होकर फेरिटिन बनाता है, उसी तरह से सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि ब्लड में मिलता है। ये कॉपर को अपने अंदर बांध करके रखता है, सेरुलोप्लाज्मिन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है कि कमी से क्या होगा, तो मेंके डिजीज हो जाएगी, मेंके डिजीज।
मेन के डिजीज में क्या होगा, कॉपर जो है बॉडी में कम हो जाएगा। कम होने का कारण क्या है कि कॉपर का इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन हमारी आंतों में कुछ गड़बड़ हो जाएगी कि वो कॉपर को एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी, तो उसको बोलेंगे मेन के डिजीज। अगर खाने में कॉपर कम हो गया, उसकी वजह से कॉपर की कमी हुई, तो उसको मेन के डिजीज नहीं बोलेंगे, इंटेस्टाइन की गड़बड़ से। अच्छा, खाने में तो क्या कमी होती नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में तो कॉपर वैसे मिल ही जाता है फूड में कहीं ना कहीं से, इसलिए जो कॉपर की कमी होती है मेनली वो होती है मेन के डिजीज की वजह से, इंटेस्टाइन की सेल्स खराब होने की वजह से। इसमें एक बीमारी और भी है जिसके अंदर कॉपर बढ़ जाएगा। अगर कॉपर बढ़ गया और ये बढ़ करके लिवर में इकट्ठा हो गया या ब्रेन में इकट्ठा हो गया, तो उस बीमारी को बोलते हैं हम विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज जिसका दूसरा नाम है हिपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन। हिपेटो मतलब होता है लिवर, और ब्रेन के लेंटिकल्स में जमा होता है, इसलिए लेंटिकुलर डीजेनरेशन इसका दूसरा नाम है। तो हिपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन कभी कभी ये बीमारी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस पूरे कॉपर चैप्टर में से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो वो ये विल्सन डिजीज पूछी जा सकती है, या ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पूछा जा सकता है। दो चीजें इसके अंदर पूछने लायक हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया आयोडीन। आयोडीन आ गया भाई। आयोडीन तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, नमक में आयोडीन होता है ना। टाटा नमक में आयोडीन ऊपर से डाल के आ रहा है, उसी के अंदर मिक्स आ रहा है, पता है सबको, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आयोडीन जरूरी? क्योंकि आयोडीन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। आयोडीन कहाँ काम करता है शरीर में? यह हमारी थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। थायराइड ग्लैंड से जाकर के थायरोक्सिन हार्मोन बनवाने का काम कौन करता है? आयोडीन। अब आयोडीन सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। हमारे लिए तो है ही, एडल्ट में तो 100 से 150 माइक्रोग्राम चाहिए, पर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम भी थायरोक्सिन हार्मोन करता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी के थायराइड की कमी होती है तो उसके एबॉर्शंस होते हैं बार बार। अगर किसी का हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसके बार बार एबॉर्शन होते हैं, तो उसका हम टीएसए चेक कराते हैं, है ना, थायरोक्सिन का लेवल चेक कराते हैं कि इसके थायरोक्सिन बराबर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, इसकी जरूरत होगी यहाँ पे 200 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत होगी हमारे पास। और ये इकट्ठा कहाँ रहेगा आयोडीन? ये आयोडोथायरोग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन के साथ मिक्स हो करके रहेगा। कहाँ रहेगा? थायराइड ग्लैंड के अंदर ही रहेगा। कमी से क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर बड़े आदमी में, एडल्ट के अंदर अगर थायराइड की कमी होती है तो क्या होता है? बाल झड़ते हैं, मोटापा आता है, सुस्ती रहती है, ये समस्याएं होती है। और भी दुनिया भर की समस्या, बोन्स की समस्या भी हो सकती है। बच्चों के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो बच्चे में क्या हो जाएगा? बच्चे के अंदर एक बीमारी हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। बच्चा क्रेटिन पैदा होगा, यानी कि ड्वार्फ बच्चा पैदा होगा, यानी कि बोना बच्चा पैदा होगा। अब आप बोलोगे कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी बच्चा बोना हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ये वाला बोना इंटेलिजेंट बोना होता है। जैसे वामन भगवान थे, जो इंटेलिजेंट तो थे लेकिन बोने थे। थायराइड की वजह से जो बोना होगा आदमी या बच्चा, जो बोना रह जाएगा, वो बोना भी रहेगा और स्टूपिड भी रहेगा, यानी कि वो इडियट भी रहेगा, उसके अंदर दिमाग भी नहीं होगा। ये डिफरेंस है ग्रोथ हार्मोन का और थायराइड हार्मोन का। दोनों की कमी से आदमी होगा, बच्चा ड्वार्फ रहेगा, बच्चा जो है वो बोना रह जाएगा, परंतु ग्रोथ हार्मोन में दिमाग उसका नॉर्मल रहेगा। थायरोक्सिन की वजह से दिमाग का डेवलपमेंट रुक जाएगा उसका, और थायरोक्सिन की कमी से बच्चा जो है स्टूपिड इडियट रहेगा। और भी उसमें दूसरी समस्याएं होती हैं, पर अपन को मेनली यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, ये फिजियोलॉजी में आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे, वहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलती है। अब अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आपने नहीं दिया आयोडीन और उसका थायरोक्सिन कम रह गया, तो या तो हो जाएगा उसका एबॉर्शन। और अगर एबॉर्शन नहीं हुआ, सपोज प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रेगनेंसी में उसके बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होगा। बच्चे का दिमाग जब वो पैदा होगा तो हो सकता है उसका बच्चे का दिमाग का साइज छोटा रहे या नहीं हो दिमाग, एनेंसेफेली भी हो सकता है, माइक्रोसेफेली भी हो सकता है, या बच्चा नॉर्मल दिमाग के साथ पैदा हो लेकिन उसका दिमाग इतना एक्टिव नहीं हो, उसको ब्रेन की आगे जाकर के समस्याएं हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो जब ये इतनी ज़रूरी है तो बोला कि बहुत ज़रूरी है तो इसको ऐसा करो, रोज़ रूटीन में खाओ। अब रोज़ रूटीन में आयोडीन आदमी कैसे खाएगा, कहाँ से लाएगा? तो सरकार ने एक सिस्टम किया कि इसको क्या करो, इसको अपने नॉर्मल लाइफ में डालने के लिए नमक में मिक्स कर दो। तो अब जो भी नमक बनता है, चाहे वो टाटा का नमक लाओ, चाहे वो शक्ति का नमक लाओ या आशीर्वाद का नमक लाओ, सबके अंदर आयोडीन पहले से फोर्टिफाइड आएगा।
तो फोर्टिफिकेशन शब्द का उपयोग आया यहाँ पे। किसका आया? फोर्टिफिकेशन, यानी कि ऊपर से डालना, किसी चीज को जो है और ज्यादा शक्ति प्रदान करना, और ज्यादा मजबूत कर देना। ठीक है, तो आजकल क्या चल रहा है? नमक के अंदर आयोडीन फोर्टिफिकेशन चल रहा है, ऑयल के अंदर विटामिन ए का फोर्टिफिकेशन चल रहा है। आजकल एक डबल फोर्टिफिकेशन वाला साल्ट भी आ रहा है जिसमें आयोडीन भी है और आयरन भी है। ऐसा साल्ट भी आजकल आ रहा है ना, इसका भी ध्यान रखना। तो जब यहाँ जहाँ पर बनता है ऐसा आयोडीन वाला सॉल्ट, वहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करें तो 30 ppm हमारे पास में 30 पर पार्ट मिलियन, इतना तो आयोडीन हमको नमक में डालना है। और आयोडीन जो है स्टेबल नहीं होता, धीरे धीरे वो खराब होता रहता है। तो जब तक ये कंज्यूमर के घर पे पहुंचेगा, फैक्ट्री से किसी के घर पे पहुंचेगा, 30 की जगह एटलीस्ट 15 तो रह जाना चाहिए, 15 ppm तो इसका रह जाना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों। तो ध्यान रखना, आपसे सवाल आ सकता है कि फोर्टिफिकेशन जो है करते हैं आयोडीन का, तो मैन्युफैक्चरर लेवल, इंडस्ट्री लेवल, फैक्ट्री लेवल पे कितना आयोडीन रखते हैं? 30 रखते हैं, और कंज्यूमर लेवल तक कितना चाहिए? 15 चाहिए। तो इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आयोडीन स्टेबल नहीं होता। आयोडीन कब कब खराब होता है? धूप से खराब होता है, मॉइस्चर से, नमी से खराब होता है, गर्मी से खराब होता है। और हम लोग हमारे घरों में नमक को कहाँ रखते हैं? गैस के चूल्हे के पास। गैस के चूल्हे के पास नमक का डब्बा रखा है, गैस के चूल्हे की गर्मी से और नमक में आयोडीन खराब होता है, एक गलती। दूसरी गलती, नमक का डब्बा सबके घरों में मिलेगा, पारदर्शी डब्बा मिलेगा, सबके घरों में प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलेगा, मैक्सिमम लोगों के घरों में कोई भी उसको गहरे रंग के डब्बे में नहीं रखता, जबकि नमक को कांच के गहरे कलर के डब्बे में रखना चाहिए, ताकि वो जो है, या फिर कोई अपारदर्शी डब्बे में रखना चाहिए ताकि उसको वो सनलाइट से खराब नहीं हो। तीसरा, नमक के डब्बे को जनरली खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज में आता है, घर में हर चीज़ में नमक डलता है, तो कौन कौन बार बार डब्बे को खोले बंद करे, इसे नमक के डब्बे को सब खुला छोड़ देते हैं। उस खुले डब्बे की वजह से मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर की वजह से नमक का आयोडीन खराब हो जाता है। ये 3 मेन गलतियाँ जो आम घरों में देखने को मिलती है कम्युनिटी लेवल पर, ये तीनों गलती की वजह से आयोडीन हमारा खराब होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, कोई भी नहीं बताएगा ऐसी बातें आपको। और एक हाइपरथायरॉयडिज्म रह गया। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? जब लेवल थायरोक्सिन का ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और बाकी उसकी डिटेल्स आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है एक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहाँ होता है? पानी में मिलता है, सिंपल सादा पानी में मिलता है। जितना चमकदार पानी होता है उतना फ्लोरीन ज्यादा। जब हम हेडपंप से खुदाई करते हैं तो हम जब हेडपंप देखते हैं तो उसमें जो पानी निकलता है वो लाल कचरे वाला निकलता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। और जब हम ट्यूबवेल खोदते हैं, घर में बोरिंग कराते हैं, तो नीचे से जो ग्राउंड वाटर निकलता है वो एकदम चमकदार सफ़ेद पानी निकलता है, साफ पानी निकलता है। वो चमकदार किस लिए होता है? वो फ्लोरीन की वजह से होता है। तो फ्लोरीन को हम उस चमकदार पानी को पसंद करते हैं क्योंकि वो साफ दिख रहा है, लेकिन उसमें फ्लोरीन का कंटेंट ज़्यादा है। और फ्लोरीन का जब कंटेंट ज़्यादा होता है तो एक डिजीज हो जाती है, इसका नाम होता है फ्लोरोसिस। तो नॉर्मल हमको कितना चाहिए फ्लोरीन? हमको चाहिए लेस देन 2 ppm, 2 पर पार्ट मिलियन से कम चाहिए हमारे को। अगर ये कम हो गया, 0.5 से कम हो गया, तो दांत खराब हो जाते हैं, डेंटल केरीज हो जाती हैं। ठीक है, और अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो हमारे फ्लोरोसिस हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हमारा लेवल 1.5 या 2 से ज़्यादा है, 2 मान लो, 2 ppm से ज़्यादा है, तो डेंटल फ्लोरोसिस होती है, मोटलिंग होती है, जो दांतों का इनेमल है वो खराब हो जाता है। अगर 3 से 6 ppm फ्लोरीन है तो स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है, जिसमें हमारी हड्डियां खराब हो जाती है और हमारे को जेनुवेलगम हो जाता है। जेनुवेलगम क्या है? वेलगम, दो एक डिफिकल्टी आती है हड्डियों की, वेलगम और वेरस, है ना। वेलगम, वेलगम, गम मतलब क्या होता है? गम माने जोड़ने वाला, एडेसिव। तो दोनों घुटने आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, दोनों घुटने ऐसे जुड़ जाएंगे। तो जब घुटने अंदर जुड़ेंगे तो पाँव बाहर की तरफ निकलेंगे, और वेरस में क्या होगा? घुटने दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेलगम से याद रखना, गम माने एडेसिव, चिपकाने वाला, तो दोनों घुटने आपस में चिपक जाएंगे। वेलगम डिफिकल्टी एंड वेरस, तो यहाँ पे हो जाएगा वेलगम। और अगर 10 ppm से ज़्यादा अगर फ्लोराइन कोई ले रहा है तो क्रिपलिंग फ्लोरोसिस होती है, उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और ज़मीन पर रगड़ रगड़ के आदमी चलता है, इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। इस फ्लोरीन को पानी में कम करने के लिए एक टेक्निक निकाली है जिसका नाम है नालगोंडा टेक्निक। एग्जाम में आ सकता है। नालगोंडा टेक्निक कौन से मिनरल को पानी में से कम करने के लिए लेते हैं? नालगोंडा। नालगोंडा में जो एल आ रहा है ना, ए फॉर एलम, एल फॉर लाइम, एलम और लाइम के मिक्सचर से पानी को ट्रीट कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
इसके बाद में आ जाता है एडल्ट्रेशन एंड फोर्टिफिकेशन। एडल्ट्रेशन क्या है? खाने में मिलावट, इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लाल मिर्ची के अंदर ईंट का बुरादा मिला दिया, ठीक है, पपीते के बीज मिला दिए काली मिर्ची के अंदर, और घोड़े की जो लीद आती है पोटी घोड़े की, उसको सुखा करके उसका बुरादा मिला दिया धनिया पाउडर के अंदर। तो ये सारी चीजें फूड एडल्ट्रेशन का पार्ट है, मिलावट को एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक, एक खेसरी दाल आती है, खेसरी दाल, उस खेसरी दाल के अंदर लेथायरिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें एक ऐसा कंटेंट है, लेथायरिज्म करता है, न्यूरोटॉक्सिन है, नर्वस सिस्टम की बीमारी करता है। और फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। जैसे मैंने बताया नमक के अंदर NaCl सॉल्ट के अंदर आयोडीन आजकल मिला रहे हैं, वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसका बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें अंदर कुछ नहीं है। ऐसी डाइट जिससे सब कुछ मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, लिपिड भी मिल जाए, ये सब कुछ मिल जाए, और थोड़े बहुत रिजर्व भी रख ले शरीर। उसकी जगह ये इंपॉर्टेंट है प्रूडेंट डाइट, एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, वीगन डाइट, डैश डाइट एंड रीफीडिंग सिंड्रोम। ये क्या क्या होता है? तो प्रूडेंट डाइट तो क्या होती है? जिस खाने में वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, लेग्यूम्स ज़्यादा हों, और हमारे को फिश है, सी फूड है, जो अच्छा खाना है, इसको हम प्रूडेंट डाइट बोलेंगे, जिसमें होल ग्रेन मिल जाए वो। एटकिंस डाइट कौन सी? जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज़्यादा और फैट एवरेज। कीटो डाइट कौन सी? जिसमें हाई फैट, प्रोटीन बराबर और कार्बोहाइड्रेट लो। यानी कि एटकिंस डाइट और कीटो डाइट में अंतर क्या है? एटकिंस डाइट में हमारे को प्रोटीन ज़्यादा, फैट एवरेज और कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा। कीटो डाइट में फैट ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन नॉर्मल मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा। ये दोनों ही लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। एक होती है वीगन डाइट। वीगन डाइट मैंने पहले भी बताई थी, ओनली प्लांट फूड, यानी कि आपको दूध भी नहीं पीना, गाय का दूध भी वेजिटेरियन, गाय का दूध जो पिएगा वो वेजिटेरियन, जो नॉनवेज खाएगा वो नॉन वेजिटेरियन, और जो बिल्कुल प्लांट्स के अलावा कुछ और ना ले, यानी कि गाय का दूध, दही, पनीर, घी, ये कुछ नहीं ले, उसको बोलेंगे वीगन डाइट। इसके बाद आता है एक डैश डाइट। डैश डाइट क्या होता है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को रोकने के लिए आपके खान पान में जो आप बदलाव करते हो, आप कम नमक खाते हो, वो आपका डैश डाइट कहलाएगा, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। एग्जाम में आ सकता है डैश डाइट किस बीमारी के लिए जोड़ी हुई है, किस बीमारी को कम करने के लिए डैश डाइट का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा उसका हाइपरटेंशन। और एक है हमारा रीफीडिंग सिंड्रोम। ये क्या चीज है? रीफीडिंग सिंड्रोम मतलब अगर कोई आदमी कोमा में है या आईसीयू में लंबे समय तक एडमिट है और वो प्रॉपर उसको हम नहीं दे रहे खाना, ओनली आरटी फीडिंग से थोड़ा थोड़ा खाना जा रहे हैं, जब वो आदमी नॉर्मल होता है और उसको एकदम से अगर ज़्यादा खाना दे दिया तो उसके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पेट फूल जाएगा उसका और उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इस बीमारी को रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। यह हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये आपका न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई न्यूट्रिशन से संबंधित आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया, हालांकि मैंने पूरा कवर किया है, फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, आप कमेंट में डाल देना, हम लोग उसके ऊपर लेक्चर डाल देंगे। अभी हम आपको कल से कुछ नया स्टार्ट करते हैं, वो भी डिसाइड करके मैं बता दूंगा। थोड़ी देर में हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, वीडियो का लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा लेक्चर होने वाला है। अब आपसे मिलते हैं हम कल।